इस कहानी में हमें इंग्यो नाम का एक ऑटिस्टिक युवक दिखाई देता है, जिसकी उम्र भले ही 30 साल की हो, लेकिन उसकी समझ किसी छोटे बच्चे जैसी है। और उसकी माँ का नाम एसॉन है, जो हर काम में उसकी सहायता करती है। खाना, नहाना, पहनना, यहाँ तक कि बाथरूम तक साथ जाती है। एसॉन का सड़क किनारे एक किराने का दुकान है और वो एक सिंगल मदर है। उनकी जिंदगी दूसरों को भले ही मुश्किल लगती हो, लेकिन एक दूसरे के लिए बस सादगी और ममता से भरी है। एक छोटे से घर में जहाँ एक बेटा अपनी माँ को जगाता है। माँ उठो माँ, इंग्यो को भूख लगी है। माँ ने आंखें खोलकर कहा, क्या हुआ? इंग्यो ने कहा, उठो माँ, इंग्यो को भूख लगी है। माँ बोली, अलार्म भी नहीं बजा, कहीं ये खराब तो नहीं हो गया? ठीक है। सुबह माँ ने इंग्यो के लिए नाश्ता बनाया, लेकिन इंग्यो खाने में नखरे करता है। माँ उसकी जिद पर मुस्कुरा देती है और फिर उसकी पसंदीदा ऑमलेट बनाती है, जैसे उसकी हर छोटी खुशी माँ के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो। नाश्ता खत्म होते ही दोनों दुकान के लिए निकल गए। रास्ते में माँ आवाज लगाती है, जल्दी चलो बेटा, ग्राहक छूट जाएंगे। लेकिन इंग्यो जिद करता है, पहले रॉक पेपर सीजर खेलो माँ। थकी हुई माँ भी हार मान जाती है और दोनों सड़क पर मासूम बच्चों की तरह हंसते खेलते रॉक पेपर सीजर खेलने लगते हैं। उनकी हंसी में एक अपनापन है जो उनकी हर तकलीफ भुला देता है। दुकान पर एक ग्राहक को पैसे देते हुए एसॉन के हाथ में अचानक कुछ अजीब सा महसूस होता है। चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती है। वो इंग्यो को प्यार से उठाती है, चलो बेटा, दवा खाने चलते हैं। वहाँ दिखाने पर सलाह दी गई, अच्छा अस्पताल दिखा लो। एसॉन मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है, पर उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। एक माँ का डर जो अपने बेटे के लिए हमेशा मजबूत बनना चाहती है। इधर स्कूल में इंग्यो मासूमियत से नई टीचर को चुपके चुपके निहार रहा है। पीछे से डायरेक्टर पार्क उसके गालों को प्यार से खींचते हुए और हंसते हुए उसे छेड़ते हैं। इंग्यो थोड़ा नाराज होता है, पर उसकी नाराजगी में भी एक भोलापन छिपा है। डायरेक्टर पार्क भी उसी दवाखाने पहुंचते हैं और एसॉन से कहते हैं, आपकी बेटे के लिए एक नौकरी है, विकलांगों के लिए। एसॉन थोड़ा सा कुचाकर धीमे स्वर में कहती है, मेरा बेटा उतना होशियार नहीं है, वो शायद नहीं कर पाएगा। वहीं पास खड़ी दवाखाने में काम करने वाली याद दिलाती है, बचपन में तो बेकरी में काम किया करता था ना। एसॉन के होंठों पर फीकी हंसी आती है। वो भी सिर्फ मिठाई खाने के लिए, काम से ज्यादा खाने का शौक था उसे। उसकी आवाज कांप जाती है, मगर फिर भी वो खुद को संभाल लेती है, जैसे हर माँ करती है। अब सड़क पर चलते हुए एक औरत और आदमी चर्च का पर्चा थमाते हैं। एसॉन हंसकर कहती है, धुर्त है ये लोग, और आगे बढ़ जाती है, मगर आदमी इंग्यो को रोक लेता है। भोला भाला इंग्यो पर्चा पकड़ लेता है और माँ उसे मुस्कुराते हुए देखती है। उसकी दुनिया बस उसके बेटे में ही समाई हुई है। थोड़ी देर बाद इंग्यो एक लॉलीपॉप खा रहा है। माँ शरारत से उसकी लॉलीपॉप छीन लेती है। इंग्यो गुस्से में मुंह फुला लेता है और माँ खिलखिलाकर हंस पड़ती है। सड़क पर इन माँ बेटों की नोकझोंक में एक ऐसी गर्माहट है जो हर गुजरती मुश्किलों को पल भर में भुला दे। अगली सुबह कमरे में हल्की रोशनी है। इंग्यो टीवी में खोया है जब माँ की खिंचती आवाज गूंजती है, टीवी बंद करो, पढ़ाई करो, जो नहीं पढ़ते बेवकूफ बनते हैं। इंग्यो भी मुड़कर गुस्से में कहता है, तो फिर आप भी बेवकूफ हैं, क्योंकि आपने भी तो कभी नहीं पढ़ा। कमरे में एक पल सन्नाटा छा गया। फिर माँ की थकी हुई हंसी बिखरती है, पढ़ना तो मुझे पसंद था बेटा, पर तेरे लिए सब छोड़ दिया। फिर थोड़ी सख्ती से कहा, चलो अब पढ़ाई करो, ज्यादा बातें मत बनाओ। इंग्यो किताब उठाता है, फिर पीछे मुड़कर मासूमियत से पूछता है, माँ आप थकी हो ना? माँ ने थके हुए स्नेह से जवाब दिया, हाँ बेटा, बहुत थकी हूँ। ये सुनते ही इंग्यो की आंखों में चमक आ जाती है। वो चिल्लाता है, अब इंग्यो माँ के लिए डांस करेगा। माई लव फॉर यू इज अनकंडीशनल गाना बजता है और इंग्यो पूरे दिल से बच्चों की तरह नाचने लगता है। एसॉन उसे देखती है, थकी आंखों में भी मुस्कान तैर जाती है। हंसते हंसते ताली बजाती है और अगले ही पल माँ का जिम्मेदार दिल उसे टोक देता है, चलो चलो अब पढ़ाई करो। तभी दरवाजा खुलता है। इंग्यो की बहन और नन्ही भांजी मिसोल घर में दाखिल होते हैं। इंग्यो दौड़कर मिसोल को गले लगा लेता है। बहन ने झुंझलाकर कहा, इतना भी नहीं पता, पहले बड़ी बहन को हाय बोलते हैं। माँ ने हंसते हुए कहा, हाय तभी तो बोलेगा जब बहन का चेहरा दिखेगा। फिर मिसोल और इंग्यो गुड्डों से खेलने लगते हैं। इंग्यो का एक गुड्डा कहीं मिल नहीं रहा, जिस गुड्डे का नाम मिकी है। फिर इंग्यो ने कहा, मिकी लड़ाई लड़ने गया है। बच्चों की मासूम कल्पनाएं हवा में तैरती है। इधर अंदर माँ और बेटी के बीच ठंडी बातचीत चल रही है। एसॉन गहरी नजर से देखती है, बताओ क्यों आई हो? बेटी ने धीरे से कहा, थोड़े पैसे चाहिए।
माँ का चेहरा सख्त हो गया। अब पति भी मदद नहीं करता क्या? बेटी सफाई देते हुए बोली। काम मंदा चल रहा है। फिर झिझकते हुए कहती है, अगर मुमकिन हो तो एनजीओ की जो सेविंग फंड है वो पैसे दे दो। एसुन की आंखें जल उठती है। वो पैसे उस दिन के लिए रखे हैं जब मैं नहीं रहूंगी। हिम्मत कैसे है तेरी ऐसा कहने की? चुपचाप यहाँ से चली जाओ। उधर इंग्यो चुपके से मिसाल के बैग से पैसे निकालता है। सुनसान गली में बेंच पर बैठकर बर्गर खा रहा होता है। सामने से 3 लड़कों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। उसकी बुराई करते हुए इंग्यो की मासूम आंखों में अचानक आग जल उठती है। वो उठता है और उन पर टूट पड़ता है, जैसे अपनी सारी चोटें, सारी तन्हाई एक ही झटके में दुनिया पर उछील देना चाहता हो। अब कुछ देर बाद इंग्यो और वो 3 लड़के पुलिस थाने में बैठे हैं। एसुन घबराई हुई वहां पहुंची। वो इंग्यो से सवाल करती है, तूने इन्हें क्यों मारा? इंग्यो आंखें झुकाकर मासूमियत से कहता है, मैंने नहीं मारा माँ, इन्होंने मारा था मुझे। उसी वक्त एसुन सुनती है उन लड़कों की माँ को आपस में कहते हुए, इसे या तो जेल भेज दो या पागल खाने। ये सुनकर एसोन का दिल टूट गया। वो चुपचाप उनके पास जाती है और सिर झुकाकर बुझे स्वर में कहती है, शायद गलती मेरी है, मैं ही इसे नहीं सिखा पाई। अब अगली सुबह उठते ही एहसान का सर घूमने लगता है। वो खुद को घसीटते हुए अस्पताल ले गई। कमरे में डॉक्टर की आवाज गूंजती है, स्टेज 3 कैंसर है, सर्जरी ही एकमात्र रास्ता है, पर जिंदा रहने के लिए भी वक्त बस 6 महीने से 1 साल तक है। घर लौटकर एसुन फर्श पर बैठ जाती है। छत को एक तक देखती रहती है, पर डर अपनी मौत का नहीं, डर तो इस बात का है कि इंग्यो का मेरे बाद क्या होगा, कैसे जिएगा वो। तभी रसोई से इंग्यो की आवाज आती है, माँ भूख लगी है। जल्दी में वो माइक्रोवेव में आग लगा देता है। एसोन जल्दी से दौड़ते हुए गई, मेन स्विच बंद किया और आग बुझाती है। वो हांफते हुए दीवार से पीठ टिका लेती है। जिंदगी अब सचमुच मुट्ठी से फिसलने लगी है। अगली सुबह माँ बेटी के स्टोर जाते हैं। दरवाजे के पार एक कड़वी लड़ाई हो रही है। बेटी और उसका पति पैसों के लिए झगड़ रहे हैं। एक जोर का धक्का, पति ने बेटी को धक्का दे मारा। ये देखकर इंग्यो बिजली की तरह उस पर टूट पड़ता है। हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? पर उसकी बहन अपमान और झुंझलाहट में इंग्यो को तमाचा जड़ देती है, जब आज तक कुछ नहीं किया तो अभी मत करो। इससे पहले कि इंग्यो कुछ समझ पाता, एसोन अपनी बेटी को जोर से थप्पड़ मारती है। आंखों में आंसू लिए अपने बेटे का हाथ पकड़ती है और वहां से टूटे सपनों और फटी हुई चुप्पी के बीच चली आती है। इसके बाद अगले दिन माँ अपने बेटे को लेकर कई रिहैबिलिटेशन सेंटर में गई, पर इंग्यो कहीं भी टिकने को राजी नहीं होता। घर लौटते वक्त इंग्यो सड़क पर मासूमियत से उछलता कूदता चलता है। उसे देख एसोन का दिल भारी हो जाता है। आंखों में सवाल भर जाते हैं कि मेरे बाद इसका क्या होगा। रात में जब इंग्यो गहरी नींद में होता है, एसोन उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरती है। तभी इंग्यो जागकर मासूमियत से कहता है, माँ कल से मैं खुद ऑमलेट बनाऊंगा जब तक अच्छा नहीं हो जाता। ये सुनकर एसुन फूट फूट कर रो पड़ती है, मगर इस बार उसके आंसुओं में दुख से ज्यादा उम्मीद होती है। अगले दिन वो इंग्यो को लेकर डायरेक्टर पार्क के जॉब सेंटर जाती है। पार्क इंग्यो को नौकरी ऑफर देता है, लेकिन एसुन विनम्रता से कहती है, अगर मैं खुद इसे सिखाऊं तो? पार्क गंभीर होकर जवाब देता है, ये बहुत कठिन होगा, कोई गारंटी नहीं है। एसोन की आंखों में ममता झलक उठती है। वो रुंधे गले से कहती है, मैं चाहती हूँ कि ऑपरेशन से पहले ये सब कुछ खुद कर सके, क्या आप मदद करेंगे? कुछ दिन बाद डायरेक्टर पार्क घर में सीसीटीवी कैमरा और किताबें लगवाते हैं। कैमरों से इंग्यो की प्रगति पर नजर रखी जाएगी और किताबें उसे सीखने में मदद करेंगी। उनके जाते ही एंसो इंग्यो को जमीन पर आलसी पड़ा देखकर गुस्से से कहती है, आज से तुम्हें अपना हर काम खुद करना होगा। इंग्यो मासूमियत से पूछता है, क्यों माँ? इंसु का दिल टूटता है, फिर भी वो खुद को संभाल कर मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा माँ बहुत दूर जाने वाली है। इंग्यो भोलेपन से कहता है, माँ एरोप्लेन से जाओगी तो मैं भी साथ चलूंगा। इंसु हंसते हुए जवाब देती है, नहीं बेटा तुम बाद में आना, अभी टिकट के पैसे नहीं है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद इंसु उसे समझाती है, तुम तो हमेशा अकेले रहना चाहते थे ना, ताकि कोई डांटे नहीं, अब रह लोगे ना अकेले। इंग्यो अपनी मासूम आंखों में भरोसा भरकर सिर हिलाता है। अगले दिन से शुरू होती है इंग्यो की ट्रेनिंग। एसोन प्यार से उसे उसका फेवरेट ऑमलेट बनाना सिखाती है। पहले गैस ऑन करो, फिर कढ़ाई चढ़ाओ, थोड़ा सा तेल डालो और फिर अंडा। लेकिन उसके इतना कहते ही इंग्यो कढ़ाई से ही खाना उठाकर खाने लगता है। ये देखकर एसोन गुस्से में बर्तन से ही उसे हल्के से मारती है और हंसते हुए डांटती है,
अरे मूर्ख, देखने को कहा था, खाने को नहीं। इसके बाद एसोन उसे लेकर एम्प्लॉयमेंट सेंटर जाती है। वहाँ वो एंग्यू को इंस्ट्रक्टर से हेलो बोलने को कहती है, लेकिन वो उल्टा बाय बोल देता है। एसोन शर्माते हुए कहती है, ये अजनबियों से बात करने में थोड़ा हिचकिचाता है। इंस्ट्रक्टर उसे बेकिंग की ड्यूटी देते हैं, लेकिन मासूम एंग्यो केक को देखकर खुद को रोक नहीं पाता और खाने लगता है। एसोन बस मुस्कुरा कर रह जाती है। अपने बेटे की नादानियों पर भी उसे प्यार आता है। इसके बाद एसोन उसे बस स्टॉप और बस नंबर पढ़ना सिखाती है। वो चाहती है कि एंग्यो खुद से अपना रास्ता ढूंढ सके, लेकिन जब वो उसे बस का नाम और नंबर पूछती है तो एंग्यो मासूमियत से कहता है, पता नहीं। ये सुनकर एसोन का धैर्य टूट जाता है। वो झल्लाकर हल्के हाथों से उसे मारती है। गुस्से में एंग्यो रोड पर लौटने लगता है और चिल्लाता है, बुरी माँ, बुरी माँ। लोग उनकी तरफ अजीब निगाहों से देखने लगते हैं और एसोन की आंखों में बेबसी उतर आती है। उस रात निराश होकर एसोन डायरेक्टर पार्क द्वारा दी गई किताबें उठाती है। वो रात भर जागकर किताबों में लिखी टिप्स पढ़ती है और अगली सुबह धीरे धीरे वही अपनाने लगती है। वो देखती है कि एंग्यो सचमुच तेजी से सीखने लगा है। अब वो खुद से ऑमलेट बना लेता है, बस स्टॉप पहचान लेता है, बस से उतरकर अपनी मंजिल तक माँ का हाथ पकड़कर बेझिझक चलने भी लगता है। एसोन उसे देर तक देखती रहती है। उसकी मुस्कान में थकान भी है, डर भी, और सबसे ज्यादा एक अटूट उम्मीद। एक दिन एंग्यो खुद से खाना बनाकर माँ को परोसता है। एसोन की आंखों में खुशी तैर जाती है, मानो उसके दिल को पहली बार कुछ राहत मिली हो। वो एंग्यो से कहती है, कल सारे काम खुद करना बेटा, मैं दोस्त के घर जा रही हूँ। और अगले दिन एसोन अपनी बेटी की दुकान जाती है। पैसे देते हुए भर्राई गले से कहती है, आधा अपने लिए रख लो, आधा एंग्यो के लिए। मैं जानती हूँ बचपन से ही तुम्हें नजरअंदाज किया है, मगर अब तो तुम भी माँ हो, इसीलिए शायद समझ पाओ। ये कहते हुए दोनों माँ बेटी फूट फूट कर रो पड़ती है। बीते बरसों की सारी शिकायतें मानो आंसुओं में बह गई। स्टोर से बाहर निकलते ही एंसो एंग्यो को कॉल लगाती है, पर कोई जवाब नहीं आता। घबरा कर वो दौड़ते हुए घर लौटी, लेकिन एंग्यो वहां नहीं मिलता। बेकरी जाकर देखा तो एंग्यो रजिस्टर पर काम कर रहा है। उसे देखकर उसकी आंखों में राहत की चमक दौड़ जाती है। कुछ दिनों बाद एसोन काम करते हुए अचानक सिर दर्द से करहा उठती है। हॉस्पिटल की जांच में डॉक्टर कहता है तुरंत ऑपरेशन कराना पड़ेगा। थोड़ी देर सोचकर वो अगले शुक्रवार की अपॉइंटमेंट ले लेती है। इधर बेकरी में एंग्यो काम कर रहा होता है। तभी एक विदेशी कपल के किस करने पर वो बेकाबू हो जाता है और लड़के पर हमला कर देता है। एसोन अस्पताल से लौट रही है, तभी उसे बेकरी से कॉल आया। दिल में डर समेटे वो भागते हुए वहां पहुंचती है। बेकरी में सभी लोग एंग्यो को दोषी ठहरा रहे हैं। एंसो गुस्से में एंग्यो को घर ले आई और डांटते हुए पूछती है, अगर ऐसा करोगे तो सभी तुमसे नफरत करेंगे। एंग्यो चुपचाप सर झुकाए बैठा है, फिर टूटे शब्दों में कहता है, वो मुझे बेवकूफ बोल रहा था माँ, सब मुझसे नफरत करते हैं, आप भी। ये सुनकर एसोन का दिल चीर जाता है। वो समझ जाती है कि उसके जीवन की सारी तपस्या जैसे एक सवाल बनकर सामने खड़ी हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रात को वो अपने पति की फोटो के सामने फूट फूट कर रो रही है। तभी छोटा एंग्यो दूध का ग्लास लेकर आता है, जो फर्श पर गिरकर टूट जाता है। गुस्से में एंसियो उसे इडियट कह देती है, पर अगले ही पल वो पछतावे से कांप उठती है। वो एंग्यो को सीने से लगाकर फूट पड़ती है, माफ करना बेटा, माफ करना। फिर वो प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरती है और कहती है, आज से तुम सबको हेलो कहना प्यार से, तभी लोग तुम्हें प्यार देंगे। इसके बाद एंग्यो जहाँ भी जाता सबको मुस्कुराकर हेलो कहता और पहली बार उसके चेहरे पर नन्ही खुशी झलकती है। एंग्यो अपनी माँ, बहन और भांजी के साथ डिनर कर रहा है। खाने के दौरान वो अपनी बहन से उसकी शादी के पलों को याद करता है और बताता है कि वो बहुत रोया था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बहन अब हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी। इसके बाद एंग्यो फिर से अपने टीचर को छुपकर देखता है। कुछ महिलाएं उसे ऐसा करते देख पुलिस को बताने लगती है, जिससे वो डर कर भागने लगता है। लेकिन अचानक एक बच्ची उसे देख लेती है और दौड़ते हुए उसके पास आती है। तभी तेज रफ्तार ट्रक उसकी तरफ बढ़ता है। टीचर उस बच्ची को बचाने के लिए ट्रक के सामने कूद जाती है। अगले ही पल दिखाया जाता है कि दोनों सुरक्षित है, क्योंकि एंग्यो ने उन्हें बचा लिया। घर वापस आकर एंसो उसे खूब डांटती है। एंसो को ऐसा लग रहा है जैसे एंग्यो को उस टीचर से प्यार हो गया है। ये देखकर एंसो अगले दिन उस टीचर से मिलकर कहती है कि वो चाहती है कि वो एंग्यो को जिंदगी का सबसे कड़वा सच महसूस करवाए। इसीलिए अगले दिन एंसो अपने बेटे को अच्छी तरह से तैयार करके उसे टीचर के पास भेज देती है,
ताकि वो उसे प्रपोज कर सके। एंग्यो फूल देकर कहता है, मैं तुम्हें आइसक्रीम और चॉकलेट की तरह पसंद करता हूँ। टीचर हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे तुम्हारा फूल अच्छा लगा, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड है। इस बीच एंसू पार्क के बाहर खड़ी रहती है और सोचती है कि अब एंग्यो शायद रोते हुए बाहर आएगा, लेकिन ये देखकर वो चौंक जाती है कि वो रोता हुआ नहीं बल्कि खुशी से उछलता कूदता आता है। वो पूछती है, तुम खुश क्यों हो? क्या उसने तुम्हारा प्रपोज स्वीकार कर लिया? एंग्यो हंसते हुए जवाब देता है, नहीं, उसका तो बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसने मुझे अपना दोस्त बना लिया है। ये खुशी सिर्फ एंग्यो की नहीं बल्कि उसकी माँ की भी है, जो अपने जीवन के आखिरी दिनों में देख रही है कि उसका बेटा आखिरकार अपने जीवन में खुश और सेटल हो रहा है। घर जाकर एंग्यो अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने आपके लिए एक सरप्राइज लाया है, और एक पैकेट उसे थमाता है। एंसो ने जब पैकेट खोलकर देखा तो उसमें कस्टर्ड है। एंग्यो ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है माँ, आपको कस्टर्ड बहुत पसंद है। ये सुनकर एंसो का चेहरा खुश हो जाता है, लेकिन जब अगली सुबह एंग्यो अपनी माँ को उठाता है तो वो अपनी आंखें नहीं खोलती। ये देखकर वो घबराकर अपनी बहन को फोन लगाता है। इसके बाद अगले सीन में एंसू को बिस्तर पर लेटे हुए दिखाया गया। उसकी बेटी बगल में सो रही होती है। जब एंसू को होश आया तो वो घबराते हुए पूछती है, क्या हुआ था? बेटी ने भावुक होकर कहा, माँ, आप 2 दिनों से बेहोश थी। फिर एंसू पूछती है, क्या डॉक्टर ने ऑपरेशन को कहा है? बेटी कहती है, नहीं, अब आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता। ये सुनकर एंसू घबराकर अस्पताल से भागने लगती है और कहती है, अब इस अस्पताल का कोई मतलब नहीं है, मुझे अपनी बाकी की जिंदगी एंग्यो की देखभाल में गुजारनी चाहिए। वह एंग्यो को बेकरी का काम करते देख खुश होती है। अगली सुबह डायरेक्टर पार्क और उसकी पत्नी एंसू से मिलने आते हैं। पार्क की पत्नी कहती है, जब से आप अस्पताल गई है एंग्यो अजीब सा बर्ताव करने लगा है, किसी की बात नहीं सुनता। बेटी चिंतित होकर बताती है कि एंग्यो को चोट लग गई है। एसुन भागकर एंग्यो के पास गई और देखा कि उसके हाथों में पट्टी बंधी है। वो बताता है कि गर्म चीज छूने से चोट लगी है, और फिर वो माँ से एक प्यार भरा किस मांगता है। एसुन का दिल पिघल जाता है। वो कहती है, जब मैं छुट्टी पर चली जाऊंगी तो तुम्हें ही सारे काम करने होंगे। एंग्यो मासूमियत से जवाब देता है, माँ, आपने कहा था कि जब भी मैं अकेला महसूस करूंगा आप वापस आकर खाना बनाएंगी और मुझे प्यार भी करेंगी। इसके बाद एसुन अस्पताल से घर लौटती है। रास्ते में वो दुकानदार से कहती है, मुझे वो मुर्गी के बच्चे दे दो जो जल्दी मरने वाले हैं। घर जाकर वो एंग्यो को सारे मुर्गी के बच्चे दे देती है। अगले दिन एंग्यो देखता है कि 2 मुर्गी के बच्चे मर गए हैं और मासूमियत से माँ से पूछता है, माँ, इनको क्या हो गया है? एंसू कहती है, ये मर गए हैं। क्या तुम जानते हो मरने का मतलब? एंग्यो जवाब देता है, हाँ, मरने के बाद लोग स्वर्ग जाते हैं, वहाँ टेस्टी खाना खाते हैं और खेलते हैं। फिर एंसू एंग्यो को फ्यूनरल होम लेकर जाती है और समझाती है, ये फ्यूनरल होम है, यहाँ मरे लोगों के लिए शोक मनाया जाता है। स्वर्ग नाम की कोई चीज नहीं होती। मरने के बाद लोग अपनों से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। एंग्यो कांपते हुए कहता है, माँ, ऐसा नहीं होगा, और वहां से भाग जाता है। एंसो उसे पागलों की तरह ढूंढने लगती है। अचानक वो उसे सड़क पर दिखता है और वो गले लग जाती है। एंग्यो कहता है, माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? लेकिन माँ के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं। इसके बाद एंसू उस आदमी से मिलती है जो चर्च का पर्चा बांट रहा था और उससे एक झूठ बोलने की गुजारिश करती है। अगले दिन एंसू एंग्यो को लेकर चर्च गई। घर लौटते वक्त वो पूछती है, उस आदमी ने तुमसे क्या कहा? एंग्यो कहता है, उसने कहा कि स्वर्ग में फोन ले जाना मना है, लेकिन माँ मुझे ऊपर से देख सकती है, इसीलिए अच्छे से जिंदगी जीना। इसके बाद एसॉन ईसा मसीह के सामने रोते हुए जीने की कुछ और मोहलत मांगती है ताकि वो अपने बेटे को उसके जाने के बाद के लिए तैयार कर सके। और फिर अगले सीन में एसॉन अपनी और एंग्यो की बचपन की तस्वीरें देख मुस्कुराती है। जन्मदिन के दौरान एंग्यो अपनी बहन और भांजी के साथ माँ के लिए केक बनाता है। एक दिन माँ उसे कहती है, आज तुम ड्यूटी पर नहीं जाओगे, मेरे साथ चलो। और वो उसे एक जगह लेकर गई जहाँ वो अपनी बेटी के साथ जाती थी और उस जगह को याद करते हुए कहती है, 20 साल पहले मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को यहाँ लाया करती थी। वो भावुक होकर एंग्यो से कहती है, तुमने मेरा हर दिन रोमांचक और यादगार बनाया है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और फिर वो उसे गीत गाने के लिए कहती है और आखिर में अपने बच्चों के साथ बिताए गए वक्त को याद करते हुए मर जाती है। अंतिम विदाई पर एंग्यो हंसता हुआ ऊपर की तरफ हाथ उठाता है और बाय बोलता है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते। अगले दिन वो एक ग्रोसरी स्टोर गया और वहाँ एक महिला से मिलता है
जो एसॉन जैसी दिखती थी। वो चौंक कर घर लौट आता है और वहाँ उसे एक नोट मिला जिसमें लिखा होता है, बहन की ओर से इंगियो के लिए खाना। अगले दिन वो हाइकिंग पर जाता है और ऊंचाई से आसमान की ओर देखते हुए अपनी माँ को पुकारता है और यहीं पर यह फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये हर वो माँ की कोशिश है जो अपने बच्चों के लिए किसी भी हद से गुजर सकती है। एसॉन ने मरते हुए भी अपने बेटे को सिर्फ जिंदगी नहीं दी बल्कि जीने का हुनर भी सिखाया। अगर आपके दिल को भी इस कहानी ने छू लिया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।